स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री मंत्रा में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपने सेशन में इफ़को एजीटी के मॉडल पेपर को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। पहले के 50 क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है इफ़को एजीटी मॉडल पेपर का, वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज का पार्ट स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम अनदर 50 क्वेश्चंस को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। स्टेट विद द लार्जेस्ट कल्टिवेबल वेस्टलैंड एरिया इन इंडिया इज़, यानी कि इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कल्टिवेबल वेस्टलैंड यानी खेती योग्य बंजर भूमि सबसे ज़्यादा इस समय भारत में करंटली में है। तो आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। जल्दी से सारे के सारे साथी जुड़ जाइए फटाफट से और इस डायनेमिक सेशन को एंजॉय करिए। आंसर्स अपने देते जाइए चैट बॉक्स में। जो लोग प्रीमियर के बाद देखेंगे वो अपना जो भी कमेंट होगा, अपने क्वेश्चंस होंगे, वो सभी को कमेंट सेक्शन में करके जाएंगे। तो अगर लार्जेस्ट कल्टिवेबल वेस्टलैंड एरिया की बात करें, यानी कि सबसे ज़्यादा जो खेती योग्य बंजर भूमि है भारत में इस समय, वो है राजस्थान में। लगभग 55.76 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 55.76 मिलियन हेक्टेयर जो है वेस्टलैंड कल्टिवेबल वेस्टलैंड एरिया इस समय राजस्थान में है, जो कि 16.96% टोटल जियोग्राफिकल एरिया भारत के कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 16.96% जो है वो टोटल कल्टिवेबल वेस्टलैंड एरिया जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉस ऑफ रत्ना एंड अल्फांसो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा जा रहा है, फटाफट से अपना आंसर करते जाइए सभी लोग। द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉस ऑफ रत्ना एंड अल्फांसो ऑफ, यानी कि यहाँ पे आम की ऐसी कौन सी संकर प्रजाति है जो रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस के द्वारा उत्पन्न हुई है या फिर बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु वेराइटी जो है ये तैयार की गई थी रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से। ये सबसे पहली जो है बीज रहित वैरायटी है मैंगो की, आपको ध्यान रखना है, जो महाराष्ट्र से निकाली गई थी या महाराष्ट्र से डेवलप की गई थी। उसके अलावा जो मल्लिका है वो नीलम और दशहरी के क्रॉस से बनी है, और जो आम्रपाली है वो दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनी हुई है। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं फटाफट से सेशन को अपने शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि और सभी स्टूडेंट्स के तक ये हमारा बेनिफिशियल सेशन जो है पहुँच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ मोल्ड बोर्ड प्लाऊ फॉर 8 आवर्स इज अराउंड। यहाँ पे मोल्ड बोर्ड प्लाऊ की फील्ड दक्षता यानी कि कार्य दक्षता के बारे में पूछा गया है कि अगर हम 8 घंटे लगातार जो है मोल्ड बोर्ड प्लाऊ का इस्तेमाल करते हैं तो फील्ड कैपेसिटी कितनी आएगी। तो जब फील्ड कैपेसिटी की बात करते हैं मोल्ड बोर्ड प्लाऊ की, तो लगभग 1.5 से 2 हेक्टेयर प्रतिदिन के हिसाब से हम इससे उपयोग कर सकते हैं। यानी कि मोल्ड बोर्ड प्लाऊ जो है वो लगभग 1.5 से 2 हेक्टेयर प्रति दिन के हिसाब से जो है इसकी फील्ड कैपेसिटी मानी जाती है। अगर बात करें मोल्ड बोर्ड प्लाऊ की, तो एक प्राइमरी टिलेज के लिए उपयोग किया जाने वाला एक इम्प्लीमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं, और सारे लोग जितने लोग जुड़ चुके हैं वो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्री मंत्रा आपके प्रिपरेशन के लिए अब बहुत ज़्यादा ही लग चुका है। ठीक है, तो कोई सा भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने देना है। जितने भी लोग प्रीवियस सेशन को नहीं देखा है फटाफट से जाके देख सकते हैं इस सेशन के बाद, और अगला सेशन भी बहुत जल्द आने वाला है इसके बाद। क्राइसेंथेमम की बात कर रहा है 54 क्वेश्चन में। क्राइसेंथेमम इज़ अ प्रोपेगेटेड ट्रू, यानी कि गुलदाउदी के यहाँ पे प्रवर्धन की बात हो रही है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टर्मिनल बडिंग्स, टर्मिनल कटिंग्स। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गुलदाउदी की जो शीर्षस्थ शिराएँ होती हैं उसकी कटिंग्स को काट के उसको जब प्रोपोगेट किया जाता है, उसे सब संवर्धित किया जाता है। लगभग 3 से 4 इंच की जो टर्मिनल कटिंग्स होती हैं वो ली जाती हैं, उसकी पिंचिंग की जाती है। ठीक है, उसके थ्रू हम प्रोपोगेट करके फिर क्राइसेंथेमम के नए प्लांट्स बना लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, टोटल नंबर ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स इन इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा जा रहा है कि भारत में रेगुलेटेड मार्केट या फिर जिसको विनियमित बाजार भी कहा जाता है, उनकी संख्या वर्तमान में कितनी पहुँच चुकी है। फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन में यानी कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के पेपर को तो हम यहाँ पे सॉल्व करा ही रहे हैं, बट जो अदर स्टूडेंट्स जो अदर एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जैसे DDSO की बात कर लें या फिर AFO की बात कर लें, जो अभी 2020 में होने हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं।
तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सेक्टर और एलाइड सेक्टर से ही आने हैं। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बना के आपको एक तगड़ा सा एक ट्विस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। ठीक है, रैपिड फायर सेशन है, काफ़ी सारी चीज़ों को हम बताते हुए चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स इन इंडिया के बारे में। तो ऑप्शन जो हमारा ए है, यानी कि 7,320, 7320 यहाँ पे इस समय टोटल नंबर ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स यानी विनियमित बाज़ारों की संख्या इस समय 7,320 है। ठीक है, और ये जो रेगुलेटेड मार्केट होते हैं ये किसके अंडर में काम करते हैं? ये सेटअप होते हैं एपीएमसी एक्ट 8066। ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। एपीएमसी एक्ट यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे हम कृषि उपज बाजार समिति कहते हैं, उसके अधिनियम 1886 के अंतर्गत रेगुलेटेड मार्केट काम करती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर इज रिलेटेड टू डॉर्मेंसी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पीजीआर है, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे हम पादप वृद्धि नियंत्रक भी कहते हैं, इनमें से कौन सा जैसा है जो डॉर्मेंसी यानी कि बीज की सुसुप्तावस्था से संबंधित है? तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे एब्सिसिक एसिड जो होता है वो डॉर्मेंसी से रिलेटेड होता है। ये मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता में भी सहायता करता है, और उसके साथ ही साथ पौधों के सीड की जो डॉर्मेंसी होती है उससे रिलेटेड होता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बनता है एब्सिसिक एसिड से कि इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे द लैंड कैपेबिलिटी क्लास विच में बी यूज्ड फॉर कल्टिवेशन विथ इंटेंसिव सोयल कंजर्वेशन मेजर्स। यानी कि जब लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस की बात करते हैं उसके बेसिस पे हम देखते हैं तो लगभग हमें 8 क्लासेस देखने को मिलती हैं, जिसमें हम अलग अलग टाइप के जो सॉयल होंगे उनके कैपेबिलिटी के बेस पे उसको डिवाइड करते हैं। तो चार जो क्लासेस होती हैं वो सूटेबल फॉर कल्टीवेशन होती हैं, यानी कि उनमें हम कृषि क्रियाएं कर सकते हैं, उनमें हम फसल उत्पादन कर सकते हैं। और जो 4 क्लासेस अनादर होती हैं उनमें हम फसल उत्पादन या कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें हम इंटेंसिव सॉयल कंजर्वेशन मेजर्स को अपनाकर, यानी कि गहन मृदा संरक्षण की विधियों को अपना के, उसके तरीकों को अपना के वहाँ पे हम खेती कर सकते हैं। तो उस क्लास इसका जो आंसर हो जाएगा गाइस, वो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लास थर्ड। आज गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर आप सभी के लिए इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं तो मेरा जोश कभी कम नहीं होगा। लास्ट तक बने रहिएगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको बेहतर से बेहतर चीज़ बताने का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन इंडिया लेटेराइट सॉइल्स आर फाउंड कॉमनली इन द स्टेट ऑफ। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में लेटेराइट सॉइल जो है वो कॉमनली पाई जाती है, मुख्यतः पाई जाती है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटका में जो है लगभग 8 से 10% टोटल जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8 से 10% जो मृदा होती है वो लेटेराइट सॉइल की है। और कर्नाटका के अलावा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में भी लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की। पूसा कोमल इज़ अ वेराइटी ऑफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी फसल है, क्रॉप है, जिसकी जो एक उन्नत किस्म पूसा कोमल है। तो पूसा कोमल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है किसकी गाइस? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा काउपी की। काउपी की एक उन्नत किस्म है पूसा कोमल, जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसे हम जीवाणु अंगमारी रोग कहते हैं, उसके प्रति रेजिस्टेंट होती है, प्रतिरोधी होती है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर फ्रेंड्स आप सभी को सेशन मज़ा आ रहा है, रैपिड फायर सेशन बहुत मज़ा आ रहा है, लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। और जितने भी लोग एग्री मंत्रा हमारे परिवार से आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि निराश होने की कोई बात नहीं है। आपकी तैयारी आज से शुरू हो सकती है, अभी शुरू हो सकती है। आप हमारे परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले सभी वीडियोस का एंजॉय करिए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए। क्वेश्चन नंबर 60, फूट एंड माउथ डिजीज़ इन कैटल इज कॉज्ड बाय। फूट एंड माउथ डिजीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, जिसे हम मुंह पका और खुर पका रोग भी कहते हैं। पूछा जा रहा है कि ये जो पशुओं का ये जो कैटल का डिजीज़ है वो किससे कॉज होता है। तो गाइज आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो खुरपका मुंह पका और खुरपका रोग हो जाए जो वो एक विषाणु जनित रोग है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। इसके अलावा एक रिंडर पेस्ट डिजीज़ भी होती है कैटल्स में, जिसे कैटल प्लेग या फिर कैटल का महामारी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको प्लांट पैथोलॉजी के डिजीज़ तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके साथ ही साथ
एनिमल हस्बेंड्री के जो मुख्य मुख्य रोग हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, उनके अनादर नेम क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये भी आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ हैं, कौन सी डिजीज़, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें अगर कैटल के केस में, तो एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिजीज़ कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे IRDP कहते हैं, वो भारत में कब लॉन्च हुआ था, यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात हो रही थी, वो हो रही है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 अक्टूबर सन 1980 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। देखिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स दोनों चीज़ों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे सारे एग्ज़ाम AGT की बात हो, AFO की बात हो, किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें आप, या UPSSC की बात कर रहे हैं, सभी में आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हुए हैं, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हुए हैं, कार्यक्रम चलाए गए हैं, प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, उन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे 62 नंबर क्वेश्चन की। नंबर ऑफ पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड इन इंडिया, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, फटाफट से जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, अगर मज़ा आ रहा है, क्वेश्चंस का लेवल लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन है, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंपॉर्टेंट सेशन हमारा पहुंच पाए। बात कर रहे हैं भारत में इस समय वर्तमान में जो नंबर ऑफ पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड है, यानी कि कीटनाशकों की जो रजिस्टर्ड कीटनाशक, पंजीकृत कीटनाशकों की संख्या इस समय कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 272, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा पेस्टिसाइड से, वो ये बताना चाहूँगा कि बैंड पेस्टिसाइड्स को भी लेकर कभी कभी क्वेश्चन बना दिया जाए, तो आपको याद रखना है कि जो बैंड पेस्टिसाइड की संख्या है इस समय, वो है 54 बैन हो चुकी पेस्टिसाइड की संख्या है इसमें, जिसमें 40 ऐसी हैं जिनका मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और यूज़, ठीक है, उन पेस्टिसाइड का बंद कर दिया गया है। 4 इसमें ऐसे पेस्टिसाइड फार्मूलेशन है जिनका मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और यूज़ तीनों चीज़ें बंद कर दी गई, यानी कि बनाना भी बंद है, इंपोर्ट करना भी बंद है और इस्तेमाल करना भी बंद है। और 2 ऐसी पेस्टिसाइड हैं जिनका मैन्युफैक्चर तो होता है, बट किसके लिए होता है, एक्सपोर्ट करने के लिए होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और 8 पेस्टिसाइड ऐसे हैं जो पेस्टिसाइड विथड्रॉल के रूप में रखे गए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें याद रखनी है। ये जो पूरा डेटा होता है वो रिलीज़ कौन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज के द्वारा ये निकाला जाता है। और ये लगभग जो डाटा आपको दिया जा रहा है, ये 2020 तक का डाटा है, क्योंकि ऐसे डाटा बहुत वेरी करते हैं। तो आप भी क्वेश्चन में पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों, कहाँ का डाटा है, तो ये 20 जून 2020 तक का डाटा मैंने आपको अपडेट कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की। तो हाउ मेनी एग्री एक्सपोर्ट जोन्स आर एक्टिव प्रेजेंटली इन इंडिया, यहाँ पर एग्री एक्सपोर्ट जोन्स की बात आपसे पूछी जा रही है, यानी कि जिसे कृषि निर्यात क्षेत्र कहते हैं, वो इस समय वर्तमान भारत में कितने एक्टिव हैं, यानी कि कितने सक्रिय हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60 जो हैं, 60 एग्री एक्सपोर्ट जोन्स यहाँ पे इस समय भारत में एक्टिव हैं। बात करेंगे अगर एग्री एक्सपोर्ट जोन्स की, तो ये एक ऐसे स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन होते हैं, भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ तैयार की जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ खड़ा की जाती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ड पे, जहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो उत्पाद बनते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनकी संख्या 60 है। और बात करें अगर ये किससे रेगुलेट होता है, तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जिसे हम शॉर्टकट में क्या याद रखते हैं, एपीडा याद रखना है, एपीडा याद रखते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा ये एग्री एक्सपोर्ट जोन्स जो हैं वो रेगुलेट होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन शुगर केन की। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के दौरान, गन्ने में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो प्रथम उत्पाद बनता है उसके बारे में पूछा जा रहा है गाइस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के रखा गया है आपके लिए, पहले तो ये समझना है शुगर केन जो है वो आती है किस कैटेगरी में, आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये C4 प्लांट है, ठीक है। तो C4 प्लांट की अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो बनता है 4 कार्बन का कंपाउंड, यानी कि 4 कार्बन कंपाउंड, जिसे ऑक्जेलो एसिटिक कहा जाता है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो पहला उत्पाद बनता है C4 प्लांट्स, यानी कि शुगर केन में। इसके अलावा C4 प्लांट्स में कौन कौन आते हैं आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मेज हो गया, सोरघम हो गया, ठीक है, तो ये भी C4 का एक
के प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। C3 प्लांट्स में जो है 3 कार्बन कंपाउंड का एक पहला उत्पाद बनता है जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहलाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सही आंसर करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, विच इम्प्रूव ब्रीड ऑफ गोट इज आल्सो नोन एज पश्मीना, यानी कि यहाँ पे बकरी की, गोट की ऐसी कौन सी उन्नत नस्ल है जिसे पश्मीना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। चंगथंगी को पश्मीना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ठंडे स्थानों पे ये पाई जाती है। उसके अलावा बकरियों की अगर दूसरी उन्नत नस्लों की बात करें जैसे गद्दी, चेगू, जमुनापारी, तो ये अलग अलग लाइव स्टॉक में आपको पढ़ के जाना है अलग अलग ब्रीड्स के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गाइनोडाइसियस वेराइटी ऑफ पपाया, ठीक है। यहाँ पे पपीते की गाइनोडाइसियस वेराइटी के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे गाइनोडाइसियस वेराइटी की। ऐसी कौन सी वेराइटी होती है जिन्हें गाइनोडाइसियस कहा जाता है? तो ये ऐसे प्लांट या ऐसी वेराइटीज़ होती हैं जिसमें फीमेल और हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स पाए जाते हैं, यानी कि एक फीमेल प्लांट होगा और एक हर्माफ्रोडाइट प्लांट होगा जिसमें मेल या फिर ऐसे कह सकते हैं उसमें मेल जो है प्लांट नहीं होते हैं। तो प्रोडक्शन के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिशियल होता है। और एक होता है गाइनोसियस वेराइटी। पपाया की 2 वेराइटीज़ मैंने आपको बता दी, एक गाइनोडायोसियस और एक डायोसियस। डायोसियस में क्या होता है, उसमें मेल और फीमेल प्लांट दोनों सेपरेट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो अर्काशूरिया या फिर शूरिया भी इसे कहते हैं। तो ये जो वेराइटी होती है, जो किस्म होती है, वो एक गाइनोडायोसियस किस्म होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यानी कि वंशानुक्रम की पूछी जा रही है कि सबसे पहले किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया था। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है मॉर्गन और ब्रिजेस के बीच में, बट सबसे पहले जो रिपोर्ट किया था वो किया था ब्रिजेस ने, ठीक है। जो मॉर्गन का योगदान था, मॉर्गन का योगदान जो था वो सेक्स लिंकेज एंड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इन किसमें, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, डिस्कवर किया था सेक्स लिंक्स के बारे में, सेक्स लिंकेज के बारे में। तो वहाँ पे मॉर्गन का बहुत बड़ा एक योगदान था। बट अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की बात करेंगे, जिसे स्किप जनरेशन इनहेरिटेंस भी कहते हैं, तो उसका जो रिपोर्ट हुआ था वो सबसे पहले ब्रिजेस के द्वारा किया गया था। यहाँ पर होता क्या है, इसमें ट्रांसमिशन ऑफ जीन जो है वो मदर से सन में होगा या फिर किससे होगा, फादर से डॉटर में होता है, इसलिए इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या फिर स्किप जनरेशन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंड नट, ठीक है, इज़ लोकेटेड एट, यहाँ पे बात हो रहा है राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जूनागढ़, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसको ICR डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंड रिसर्च के नाम से भी पूछा जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जूनागढ़, गुजरात, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बुफेलो मिल्क वेरीज अबाउट, यहाँ पर जो भैंस की दूध की जो विशिष्ट घनत्व है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो पूछी जा रही है कितनी है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1.030 से 1.032 ये विशिष्ट घनत्व होता है। अगर कैटल के मिल्क की बात करें, काऊ के मिल्क की बात करें, तो लगभग 1.028 से 1.031, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये औसत रूम टेम्परेचर में मापी जाती है। तो रूम टेम्परेचर पे ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला जाता है। और जो ये डिपेंड करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो डिपेंड करता है वो प्रोटीन और फैट कंटेंट पे डिपेंड करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंडियाज़ फर्स्ट किसान रेल वाज शेड्यूल्ड टू रन बिटवीन महाराष्ट्र एंड बिहार ऑन, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की जो पहली किसान रेल थी, भारत की जो पहली किसान रेल है वो 2 राज्यों के बीच, ये तो आपको पता चल जा रहा है, महाराष्ट्र और बिहार के बीच शुरू की गई हुई है। और वो कब शुरू की गई हुई ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 7 अगस्त 2020 को जो है पहली किसान रेल भारत की चलाई गई थी, ठीक है। और चला कहाँ था ये भी आपको ध्यान रखना है, देवलाली, जो नासिक में एक स्टेशन पड़ता है देवलाली, वहाँ से शुरू हुई थी और दानापुर बिहार तक, ठीक है, दानापुर बिहार तक इसको जाना था। स्टार्ट किसके द्वारा किया गया ये भी आपको ध्यान रखना है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कौन है इस टाइम पे, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है आपके एग्जाम तक, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, द प्रोजेनी ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग इज कॉल्ड, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो स्वपरागित समयुग्मकों के संतति होते हैं, ठीक है,
वो जब उनकी सेल्फिंग हो जाती है तो उनकी जो संततियाँ उत्पन्न होती हैं किसकी, स्वपरागित समयुग्मक यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट की, तो वो उस संतति को क्या टर्म दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि उसे प्योर लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज फैसिलिटेड बाई, यहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात की जा रही है कि किससे जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रिलेटेड है या फैसिलिटेड है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कार्बन पृथक्करण जो है वो हमारी कृषि वानिकी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री से फैसिलेट होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री को ही हम क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, ट्री क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किस क्या कहते हैं, ट्री क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, विपटेल डिजीज ऑफ कलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि कलीफ्लावर की जो विपटेल डिजीज़ है, ठीक है, विपटेल डिजीज़ अपने में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हॉर्टिकल्चर की जितनी भी प्लांट्स हैं, जितने भी क्रॉप्स हैं, सबकी डिजीज़ और सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेस्ट आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और किसकी डेफिशिएंसी से हो रहे हैं, किसके वजह से हो रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए कंपोजिशन किसका यूज करते हैं, अच्छे से आपको ध्यान में रखते हुए जाना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे और ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि मॉलिब्डेनम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एक न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से होने वाला रोग है जिसमें कड़ का फॉर्मेशन नहीं होता है विपटेल डिजीज़ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की। इफ़ द प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ द सपोटा क्रॉप इज 8 इंटू 8 मीटर, ठीक है, यहाँ पे प्लांटिंग डिस्टेंस दे दी गई सपोटा क्रॉप की और यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड पर हेक्टेयर इन स्क्वायर सिस्टम, और स्क्वायर सिस्टम में जो लगाए जाने वाले वृक्षों की जो संख्या होगी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो कितनी होगी। तो गाइस यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, ट्रीज रिक्वायर्ड इक्वल टू, सभी जानते हैं हम 10,000 अपान प्लांट स्पेसिंग से हम भाग दे देते हैं। तो जब प्लांट स्पेसिंग यानी कि यहाँ पे प्लांट स्पेसिंग क्या दी हुई है 8 इंटू 8, यहाँ पे जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करने के बाद आंसर निकालेंगे तो लगभग 1.156 नंबर ऑफ प्लांट्स कितने आ जाएंगे, 156 प्लांट्स जो आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रोपड़ दूरी दी हुई है, आपको नंबर ऑफ प्लांट निकालना है, फार्मूला आपके सामने है, आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, द बॉर्डेक्स मिक्सचर वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ गले में प्रॉब्लम है आज, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे जोश में कमी नहीं देखेंगे, इसलिए सेशन को फटाफट से आप जितने भी लोग अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ किसी न किसी तरह से। आप भी अगर कुछ मेरे लिए कर सकते हैं, एग्री मंत्रा के लिए कर सकते हैं, तो वो है बस लाइक कर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो, कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ नई पॉइंट्स मिल रहे हो तो, और अपने साथियों के साथ शेयर करते जाइए। द बॉर्डेक्स मिक्सचर वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बॉर्डेक्स मिश्रण का जो इस्तेमाल सबसे पहले किसके कंट्रोल के लिए किया गया था। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डाउनी मिल्ड्यूज ऑफ ग्रेप्स, जैसे कि अंगूर का मृदुरोमिल आसिता रोग भी कहते हैं, उसके लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। किसने बनाया था, प्रोफेसर पीएमए मिलर डेट का नाम आता है इसमें, प्रोफेसर पीएमए मिलर डेट का नाम आता है, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और 1882 में बोर्डेक्स मिक्सचर को सबसे पहले बनाया गया था। कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर जो है इसका कंपोजिशन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मोस्ट एक्टिव एट, यहाँ पे जो मृदा के सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस टेम्परेचर, किस तापमान पर सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं मृदा में, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 34 से 36 डिग्री सेल्सियस पर जो मृदा सूक्ष्म जीव होते हैं वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं मृदा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 1:1 टाइप क्ले मिनरल इन सॉयल, यानी कि मृदा में 1:1 टाइप की जो क्ले मिनरल होती है वो इनमें से कौन होती है, चारों में से। ठीक है, तो जब सिलिकेट क्ले स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हम 3 प्रकार के अलग अलग स्ट्रक्चर देखते हैं, 1:1 टाइप, 2:1 टाइप, या फिर एक तीसरा जो होता है वो होता है 2:2, या फिर उसी को 2:1:1 भी कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और 2:1 वाले में 2 कैटेगरीज होते हैं, एक होते हैं एक्सपेंडिंग टाइप का और दूसरा होता है नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का। तो यहाँ पे 1:1 की पूछी जा रही है और क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो काओलिनाइट
जिसे काओलोनाइट क्ले भी पढ़ा जाता है। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, माफ़ी चाहता हूँ मैं। काओलोनाइट जो यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। वो 1:1 टाइप क्ले मिनरल में जाना जाता है, ठीक है। इलाइट जो है किस में आता है, 2:1 नॉन एक्सपेंडेंट टाइप में, ठीक है। मोंट मिलो टाइप में कौन आता है, 2:1 एक्सपेंडेंट टाइप, ठीक है। और 2:2 टाइप में कौन सा आ जाता है, क्लोराइट आ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इरीगेशन हैज़ हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी इरीगेशन की ऐसी विधि है, सिंचाई की ऐसी विधि है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशियंसी होती है, यानी कि जल उपयोग की दक्षता, जल को उपयोग होने की दक्षता जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्रिप इरीगेशन में सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशियंसी होती है। सारे इरीगेशन के जितने भी मेथड्स हैं सबसे ज़्यादा ड्रिप इरीगेशन में होती है, ठीक है। और अगर बात करें ड्रिप इरीगेशन की तो ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ है इजराइल से। कहाँ से हुआ है, इजराइल से। और इसको एक और नाम से जानते हैं, ट्रिकल इरीगेशन के नाम से। और इसकी वाटर यूज इफिशियंसी कितनी होती है, लगभग 90% होती है। और लगभग 40 से 70% तक, कितना, 40 से 70% तक ये बचत करता है किसकी, जल की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। द ब्रांचेस इन कॉटन विच बियर फ्रूट्स आर कॉल्ड। यानी कि कपास में जब कपास के बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी शाखाओं यानी ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम बेसिकली दो टाइप की ब्रांचेस देखते हैं, ठीक है। एक ब्रांच ऐसी होती है जिसको हम वेजिटेटिव या फिर मोनोपोडियल ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है। और एक ब्रांचेस होती हैं जिसे हम सिम्पोडियल या फिर फ्रूटिंग ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी ब्रांचेस जिसमें फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिम्पोडियल ब्रांचेस, ठीक है। सिम्पोडियल ब्रांचेस, जिसे एक और नाम दिया जाता है, मैंने अभी क्या बताया आपको, फ्रूटिंग ब्रांचेस भी इन्हीं को कहा जाता है। और फ्रूटिंग के साथ साथ फ्लावर भी इसी ब्रांचेस में आते हैं। बकाया जो वेजिटेटिव या फिर मोनोपोडियल ब्रांचेस होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पत्तियां आती हैं, ठीक है। मोनोपोडियल और वेजिटेटिव ब्रांचेस दोनों एक ही होती हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ पत्तियां आती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। द एवरेज ऑयल कंटेंट इन मेज ग्रेन इज, यानी कि मक्का में, मेज में जो औसत तेल की मात्रा होती है, औसतन तेल की मात्रा होती है मक्के के दाने में, ग्रेन में, वो कितनी होती है। तो गाइज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 से 5% मक्के के दाने में तेल की औसतन मात्रा पाई जाती है, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, 10% होता है, याद रखना है। प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, 10% होता है। बॉटनिकल नेम क्या है, जिया मेज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चल रहा हूँ, जिया मेज इसका बॉटनिकल नेम हो गया। और ये एक मिरेकल क्रॉप के नाम से भी जानी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओरिजिन प्लेस। इसका ओरिजिन प्लेस आपको सारे क्रॉप्स का याद करके जाना है। इसका ओरिजिन प्लेस यानी कि मेज का ओरिजिन प्लेस सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट न्यूट्रिएंट है जो कि ऑक्सीजन के सिंथेसिस, उसके निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिंक, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑक्सीजन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, हेल्प करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। द डेपॉग मेथड ऑफ नर्सरी रेजिंग ऑफ पैडी, द सीडलिंग्स आर रेडी फॉर द ट्रांसप्लांटिंग इन हाउ मेनी डेज। यानी कि जब धान के नर्सरी की विधियों के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कई सारे मेथड्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य विधि आती है, कौन सी, डेपोग विधि। किसकी विधि है नर्सरी उगाने की, आपको यही क्वेश्चन ध्यान रखना है, पैडी की है, धान की है। उसके अलावा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि रोपाई के लिए कितने दिन में इसकी नवोद्भित यानी कि सीडलिंग्स तैयार हो जाते हैं, ठीक है, रोपाई के लिए। तो लगभग 12 से 14 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 12 से 14 दिन में रोपाई के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए सीडलिंग्स हमारी तैयार हो जाती हैं इस विधि के द्वारा, टैपोग विधि के द्वारा। और डेपोग विधि कहाँ से ली गई थी ये भी आपको याद रखना है। तो ये फिलीपींस से ली गई, यानी कि फिलीपींस से इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे। ICPL 87 इज़ द वेराइटी ऑफ, ICPL जो एक वेराइटी है ICPL 87, वो किस फसल की एक उन्नत वेराइटी है, यहाँ पे आपको बतानी है, उन्नत किस्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये एक पिजन पी की एक किस्म है जिसे हम रेड ग्राम या अरहर के नाम से भी जानते हैं। तो वो ये उसकी एक शॉर्ट ड्यूरेशन की यानी कि कम अवधि की एक फसल है, उसके साथ ही साथ अधिक उपज देने वाली भी एक किस्म है, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग या फिर सॉफ्टनिंग द सीड कोट इज कॉल्ड एज। कभी कभी होता क्या है, बीजों के अंकुरण में समस्या हो जाती है, और समस्या का एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह होता है वो क्या होता है कि वो सीड का जो कोट होता है, ठीक है, सीड कोट होता है, उसकी ब्रेकिंग नहीं हो पाती है।
तो उसके जो ब्रेकिंग करने की, सीड कोड को ब्रेक करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको गाइस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए स्केरिफिकेशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? ये जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण को इनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इस फिर स्केरिफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 85, यूज ऑफ ट्रैप क्रॉप इज कंसीडर्ड एज, यानी कि यहाँ पे आईपीएम से देखिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से एक सवाल आया है, जिसे हम एकीकृत कीट प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं। वहाँ से एक सवाल आया कि टैप क्रॉप, पहले तो आपको यही समझना है कि ट्रैप क्रॉप क्या होती हैं। ट्रैप क्रॉप जो ऐसी क्रॉप होती हैं जो हमारे मुख्य फसल के पास उन्हें लगा दिया जाता है। ये एक आईपीएम की एक टेक्निक है, एक मेजर है, और जो हमारी मुख्य फसल के जो पेस्ट होते हैं उसको वो अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए इसको ट्रैप क्रॉप के भी नाम से जाना जाता है। तो ये एक ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये एक कल्चरल कंट्रोल है। ठीक है, आईपीएम यानी कि एकीकृत कीट प्रबंधन में ये एक कल्चरल विधि है कीटों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की अगर बात करें कोई एक ट्रैप क्रॉप, तो जैसे कि ओकरा की क्रॉप को हम कॉटन के पास लगा दें, कॉटन में लगा दें, तो वहाँ पे ओकरा जो हमारा है वो हमारा ट्रैप क्रॉप का काम करेगा। और कौन से पेस्ट के लिए? जो हमारा बॉल वर्म्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करेगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ेंगे। शाही लीची एंड कटर्नी राइस गॉट जीआई टैग ऑफ विच स्टेट? सारे क्वेश्चन बहुत ही धांसू हैं, एक से बढ़ के एक हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। फटाफट से लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, आखिरी समय तक हमको थकना नहीं है जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। ठीक है, एकदम पूरे जोश और उत्साह के साथ आंसर्स करते जाइए। शाही लीची एंड कटर्नी राइस गॉट जीआई टैग ऑफ विच स्टेट? यहाँ पे आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स होते क्या हैं। वो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल प्लेस को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे शाही लीची और कटर्नी राइस की जब बात करेंगे तो इसमें जो बिहार राज्य है इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, मई 2020 तक का आपको डाटा पूरा पढ़ के जाना है, जीआई टैग्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, कौन से प्लेस के लिए कौन सी जो जीआई टैग है वो दी गई है। अगर सबसे पहली बात करें जीआई टैग की, तो वो जो दार्जिलिंग की टी है, यानी कि दार्जिलिंग की जो चाय है उसके लिए सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। कब दिया गया था? सन 2004-5 में। 2004-5 में सबसे पहले दार्जिलिंग के लिए जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, और जीआई टैग का जो इंडिकेशन यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो दिया जाता है वो किस अधिनियम के तहत दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स है उसमें रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट का अधिनियम का जो 1999 का अधिनियम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स का, उसके तहत जो है जीआई टैग्स पारित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड फर्स्टली इन विच स्टेट? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, वो सबसे पहले किस राज्य के लिए, भारत के किस राज्य के लिए लॉन्च की गई थी? इसका आंसर आपको बताना है। तो स्कीम पढ़ाते समय अच्छे से डिस्कस किया गया था कि सॉयल हेल्थ कार्ड जो है वो सबसे पहले राजस्थान के लिए, राजस्थान में एक प्लेस पड़ता है सूरतगढ़, तो सूरतगढ़ में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था? 19 फरवरी, आपको ध्यान रखना है, 19 फरवरी 2015 फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे कि विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे वाज फर्स्टली सेलिब्रेटेड ऑन? ठीक है, विश्व कपास दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? रिसेंट का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको निकाल के देने वाला हूँ। ठीक है, तो विश्व कपास दिवस जो सबसे पहले मनाया गया था वो मनाया गया था 7 अक्टूबर 2019 को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और इस बार जो सेकेंड कॉटन डे बनाया गया था वो अभी कुछ ही दिन पहले बीता है, यानी कि 7 अक्टूबर 2020 को। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है इस दिन की, वो क्या हुई है कि एक फर्स्ट एवर ब्रांड, यानी कि सबसे पहला अपने कपास का एक ब्रांड रिलीज़ हुआ है। और उस ब्रांड का नाम क्या दिया गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ब्रांड को नाम दिया गया है कस्तूरी कॉटन, यानी कि भारत की जो उन्नत कपास होती है उसको अब कस्तूरी कॉटन के नाम से पूरे विश्व में जाना जाएगा। और इसको जो दिया है वो किसने दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्रीमती स्मृति ईरानी जी के द्वारा इसको दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है इन इंडिया विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोडक्शन, यानी कि भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सब्जियों के उत्पादन के लिए
2020 में माना जाता है। तो 2020 तक का मैं आपको डाटा बताता चल रहा हूँ कि इस समय सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा सब्जियों के उत्पादन के लिए भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी राज्य में हो रहा है। और कितना हो रहा है ये भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, लगभग 29.25 टन, 29.25 मिलियन टन, सॉरी 29.25 मिलियन टन जो है सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। और यूपी इसमें दूसरे स्थान पे है। यूपी इस समय दूसरे स्थान पे है, लगभग 27.71 मिलियन टन के साथ, 27.7 मिलियन टन उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पे है। तीसरे पे एमपी है, आपको ध्यान रखना है। दूसरे पे यूपी है और पहले पे बंगाल है। ठीक है, और बिहार जो है वो चौथे पे है। चारों की मैंने सीरीज आपको इसी क्वेश्चन में बता दी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, द हेड क्वार्टर्स ऑफ नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इज सिचुएटेड एट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है उसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ स्थित है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैदराबाद में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ सकिंग पेस्ट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक कीटनाशक है जो किसके कंट्रोल के लिए, सकिंग पेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीम ऑयल का इस्तेमाल हम इसके लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, हु इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लेटफॉर्म टू रिड्यूस ग्लोबल फूड लॉस एंड वेस्ट। बहुत ही धांसू क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ये 100% से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कि किसने जो है एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है किसके लिए, ग्लोबल फूड लॉस यानी कि वैश्विक खाद्य लॉस को और वेस्ट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए किसने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, सबकी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा FAO यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अच्छे से, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO को कहा जाता है, जिसे हम खाद्य एवं कृषि संगठन भी कहते हैं। तो 29 सितंबर 2020 जिसको हम इंटरनेशनल डे फॉर अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट के रूप में मनाते हैं। ठीक है, उस दिन एक नए प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि वैश्विक खाद्य लॉस और वेस्ट को कम करने के लिए शुरू किया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे। मार्केटेड सरप्लस इज, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विपणन अधिशेष जो है वो कितना होता है, क्या होता है, इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो मार्केटेड सरप्लस होता है वो हमेशा लेस देन द टोटल प्रोडक्शन होता है, यानी कि कुल उत्पादन से हमेशा कम होता है। मार्केटेड सरप्लस कुल उत्पादन से हमेशा कम होता है। क्वेश्चन 93 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे। इन इंडिया द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड इज अबाउट। भारत में औसतन जो सौर विकिरण की औसतन तीव्रता होती है, सौर विकिरण की जो औसतन तीव्रता होती है वो कितनी होती है। तो गाइज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 400 से 700 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रतिदिन। औसतन जो सूर्य की विकिरण की औसतन तीव्रता होती है वो 400 से 700 होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, बेंच टेरेसिंग एनेबल्स मेनली। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेंच टेरेसिंग इनमें से किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होती है सबसे ज़्यादा। मेनली लगा है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। मेनली यानी कि मुख्यतः की बात करना है, किसी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। तो बेंच टेरेसिंग यहाँ पे मृदा संरक्षण यानी कि सॉयल कंजर्वेशन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला एक टेक्निक है जो कि मृदा संरक्षण में उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। स्लोपी लैंड जो होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे बेंच टेरेसिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे। पूसा सावनी इज़ अ रेजिस्टेंट वेराइटी अगेंस्ट येलो वेन मोजैक इज ऑफ। यानी कि पूसा सावनी जो एक उन्नत किस्म है जो किसके प्रति रेजिस्टेंट है, किसके प्रति प्रतिरोधी है, वो पीत सिरा रोग के प्रति जो प्रतिरोधी है वो किसकी किस्म है, आपको ये बताना है यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका वेराइटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओकरा। भिंडी की जो पीत सिरा रोग होती है जिसे हम येलो वेन मोजैक डिजीज़ कहते हैं, उसके रेजिस्टेंट के लिए पूसा सावनी जो वैरायटी है बहुत ही ब्रिलियंट वैरायटी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 की। यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉटन पिंक बॉल वर्म बिलोंग्स टू ऑर्डर। मैंने आपसे एंटोमोलॉजी का सेशन पढ़ाते समय ही कहा था कि आपको एंटोमोलॉजी से पेस्ट किस ऑर्डर का है, कोई स्पेसिफिक उसका नाम क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है। किस क्रॉप के लिए वो खतरनाक है,
ठीक है, उसका ETL कितना है, ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे कॉटन पिंक बॉलवर्म की बात हो रही है और किस ऑर्डर से ये बिलोंग करता है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेपिडोप्टेरा से ये बिलोंग करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 98, एक्जॉटिक ब्रीड ऑफ कैटल हॉल्स्टीन फ्रीजियन हैड इट्स ओरिजिन इन। यहाँ पे कैटल की जो एक्जॉटिक ब्रीड यानी कि विदेशी नस्ल है क्या है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, उसका जो उत्पत्ति स्थल है वो आपको बताना है। देखिए, क्रॉप की यानी कि फसल की उत्पत्ति स्थल तो आपको याद करना ही है, बट एनिमल हस्बेंड्री से आपको नस्लों के जो अलग अलग नस्ल हैं उसकी भी आपको ओरिजिन प्लेस अच्छे से याद करके जाना है। तो हॉल्स्टीन फ्रीजियन की जो उत्पत्ति स्थल है वो हॉलैंड यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हॉलैंड मान जाता है। और अब अगर बात करें हॉल्स्टीन फ्रीजियन की, तो ये सबसे ज़्यादा भारी यानी कि हैवीएस्ट एग्जॉटिक डेयरी ब्रीड है, सबसे ज़्यादा भारी हॉलिस्टीन फ्रीजियन ब्रीड को माना जाता है। उसके अलावा अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन में भी इसी का नाम आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गटेशन इन प्लांट। इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो पौधों में गटेशन यानी कि जिसे हम बिंदु स्राव कहते हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता के होने से गटेशन यानी कि बिंदु स्राव जो है वो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कारक रिस्पॉन्सिबल होता है। गटेशन होता क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। गटेशन जो पत्तियों के शिराओं से कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी शिराओं से बिंदु के रूप में, बूंद बूंद के रूप में पानी की बूंदें, जाइलम जो एक्चुअली में जाइलम सैप होती हैं, वो निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उस प्रक्रिया को बिंदु स्राव या गटेशन कहा जाता है। ठीक है, या फिर एग्जांपल की बात करें, जैसे ग्रासेस में आप देखते होंगे, ग्रासेस में आपको गटेशन देखने को मिल जाएगा। कुछ फंजाई होते हैं, कुछ विशिष्ट फैमिलीज़ के फंजाई होते हैं जिनमें गटेशन की प्रक्रिया होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन 100 की बात करेंगे। एग्रोक्लाइमेटिक जोन 3 ए अ सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेट्स इंक्लूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात हो रही है यानी कि यानी यहाँ पे कृषि जलवायु क्षेत्रों की बात हो रही है, और जो कृषि जलवायु क्षेत्र 3 ए में जो एक सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेट है उनमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें अजमेर, दौसा, जयपुर एंड टोंक डिस्ट्रिक्ट आते हैं। किसके, ये चारों जो हैं वो राजस्थान के ज़िले हैं। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन का जो 3 ए पोर्शन आता है वो किस में आता है, राजस्थान वाले प्लेस में आता है, जो लगभग 2.96 मिलियन हेक्टेयर 2.96 मिलियन हेक्टेयर में 2.96 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ एक एरिया है। ठीक है, और अगर बात करें टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इंडिया की, तो गाइस आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग टोटल जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो कितने हैं अपने भारत में, 15 हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये गाइस आज के क्वेश्चन जो 50 रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट। हालांकि मेरा गला जवाब दे रहा है, बट कोशिश ये रहेगी कि अगला सेशन बहुत ही जल्द आएगा आप सभी के लिए, और तब जाके एफको एजीटी यानी कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग का जो 2020 का हमने एक जिम्मा ठाना था आपको मॉडल पेपर कराने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के बारे में बताने का, तो उम्मीद है आपको एक अब तक एक पेपर के बारे में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में आपको आइडिया लग गया है। तो क्वेश्चन पेपर होने में यानी कि एग्ज़ाम होने में बहुत ही कम टाइम रह गया है, इसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करते रहिए। आपके लिए अभी डायनामिक सेशन बहुत सारे आने बाकी हैं। जितने लोग नए साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है, और जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। अब अपनी ख्याल रखिए, मैं तो खैर नहीं रख पा रहा हूँ, पर आप अपनी ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।